हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना के बारे में। ठीक है, दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना के बारे में ध्यान से आप समझें। स्रोत से कुंड की ओर शर्करा का स्थानांतरण के लिए, ठीक है, जहाँ से शर्करा निर्माण होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है स्रोत, वहाँ से कुंड की ओर शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक स्वीकृत क्रियाविधि को दाब प्रवाह परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, स्रोत से कुंड की ओर शर्करा का स्थानांतरण कैसे होता है, इसको समझाने के लिए जो आवश्यक स्वीकृत क्रियाविधि परिकल्पना है, उसी को दाब प्रवाह परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, चित्र 11.10 देखें यह फिगर। यह आपका स्थानांतरण की प्रक्रिया का आरेखी प्रस्तुति है। इसमें आप देख रहे हैं यह स्रोत है, स्तंभ शीर्ष है, पत्तियां स्तंभ शीर्ष, जहां पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, जो एक डाइसैकराइड में बदल दिया जाता है, शर्करा में बदल दिया जाता है। इसके बाद यह सखी कोशिकाओं में आता है, जो फ्लोएम का हिस्सा होता है। ठीक है, शर्करा पर्ण सीव नलिकाएं जल परासरण द्वारा अनुगमित होता है। जल के परासरण द्वारा यह शर्करा जो है सखी कोशिकाओं में आते हैं और फिर बाद में सक्रिय परिवहन द्वारा फ्लोएम चालन नलिका में संचरित होते हैं। फ्लोएम के चालन नलिकाएं जो हैं उनके द्वारा यह संचरित होते हैं। तो सबसे पहले स्तंभ शीर्ष पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से बना हुआ जो ग्लूकोज है वह चेंज होता है डाइसैकराइड शर्करा में। उसके बाद यह शर्करा सखी कोशिकाओं में आता है और बाद में सक्रिय परिवहन द्वारा जीवंत फ्लोएम चालन नलिका कोशिका में संचारित होता है। ठीक है, तो शर्करा पर्ण सीव नलिकाएं जल परासरण द्वारा अनुगमित होती हैं। इस तरह यह आगे बढ़ता है। यहाँ पर आप देखें, शर्करा पर्ण सीव नलिका में, शर्करा पर्ण सीव नलिका में प्रविष्ट होती है। शर्करा पर्ण सीव नलिका में प्रविष्ट होती है। जो शर्करा है, जो पर्ण पत्तियों में बना हुआ जो शर्करा है, वह किसमें इंटर होता है? सीव नलिका में, चालन नलिका में इंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं। जल परासरण का अनुगमन करता है। जल जो है परासरण का अनुगमन करता है, अर्थात उच्च स्फीति दाब, उच्च स्फीति दाब। फिर ठीक है, वहाँ से फिर यह फ्लोएम नलिका से होती हुई, फ्लोएम चालन नलिका से होती हुई यह पहुँच गई हैं। आप देख रहे हैं मूल में, रूट में, यहाँ तक जो है सप्लाई पहुँच रहा है। उपापचय यौं भंडारण हेतु, ठीक है, उपापचय यौं भंडारण हेतु शर्करा पर्ण सीव नलिकाएं जल परासरण द्वारा अनुगमन करता है। ठीक है, उपापचय और भंडारण के लिए शर्करा जो है वह पर्ण सीव नलिका जल परासरण द्वारा अनुगमन करता है। ठीक है, यह आप देख रहे हैं डिफरेंस दिखाया गया है। शर्करा विलयन निम्न स्फीति टर्गर दाब के क्षेत्र में बहता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च स्फीति टर्गर दाब है और जब आगे बढ़ेगा यह तो निम्न स्फीति टर्गर दाब के क्षेत्र में यह बहता रहेगा। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि स्रोत से कुंड की ओर शर्करा के स्थानांतरण के लिए जो आवश्यक स्वीकृत क्रियाविधि को दाब प्रवाह परिकल्पना कहते हैं। जैसे ही स्रोत पर ग्लूकोज कैसे बनता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जैसे ही स्रोत पर ग्लूकोज संश्लेषित होता है, शर्करा में बदल दिया जाता है। शर्करा क्या है? एक डाइसैकराइड है। ठीक है, इसके बाद यह शर्करा सखी कोशिकाओं में, सखी कोशिकाएं किसका भाग होती हैं? फ्लोएम की। ठीक है,
इसके बाद यह शर्करा सखी कोशिकाओं में तथा बाद में सक्रिय परिवहन द्वारा जीवंत फ्लोएम चालन नलिका कोशिका में संचरित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यह शर्करा पहुंचती है सखी कोशिका में, उसके बाद यह सक्रिय परिवहन द्वारा जीवंत फ्लोएम चालन नलिका कोशिका में संचरित होती है। ठीक है, स्रोत पर लदान अर्थात लोडिंग की यह प्रक्रिया फ्लोएम में एक अति पराशरी अवस्था को पैदा कर देता है। ठीक है, जहाँ स्रोत है वहाँ पे शर्करा इकट्ठा होता रहता है, अर्थात स्रोत पर जो लदान हो रहा है, लोडिंग हो रहा है सखी कोशिकाओं के माध्यम से फ्लोएम चालन नलिका की कोशिका में, यह प्रक्रिया फ्लोएम में एक अति पराशरी अवस्था को पैदा कर देता है, जिसके कारण निकटवर्ती जाइलम जल परासरण के द्वारा फ्लोएम में चला जाता है। जिसके कारण जो जाइलम होता है निकट का, वह फ्लोएम में चला जाता है, क्योंकि जाइलम के अंदर का जो रस है उसका सांता कम होता है, जबकि फ्लोएम का सांता, फ्लोएम में जो रस है शर्करा है उसकी सांता अधिक है, जिसके कारण जाइलम से जल निकलकर फ्लोएम में चला जाता है परासरण के द्वारा। तो स्रोत पर लदान अर्थात लोडिंग की यह प्रक्रिया फ्लोएम में एक अति परासारी अवस्था को पैदा कर देता है, जिसके कारण निकटवर्ती जाइलम जल परासरण के द्वारा फ्लोएम में चला जाता है। जब परासरणी दाब फ्लोएम में बनता है तो, ठीक है, जब परासरणी दाब फ्लोएम में बनता है तो फ्लोएम रस निम्न दाब क्षेत्र में चला जाता है। ठीक है, तो जब परासरणी दाब फ्लोएम में बनेगा तो फ्लोएम रस जो है कहाँ चला जाएगा, निम्न दाब क्षेत्र में चला जाता है, नीचे की तरफ फ्लो कर जाता है। कुंड पर परासरणी दबाव निश्चित रूप से घटना चाहिए। ठीक है, कुंड पर जो परासरणी दबाव है वह निश्चित रूप से घटना चाहिए। एक बार फिर फ्लोएम रस से शर्करा को, ठीक है, कुंड पर परासरणी दबाव निश्चित रूप से घटना चाहिए, तो इसके लिए क्या होता है, एक बार फिर फ्लोएम रस से शर्करा को बाहर करने, एक बार फिर फ्लोएम रस से शर्करा को बाहर करने तथा उस कोशिका तक जहां शर्करा ऊर्जा स्टार्च या सेलुलोज में बदलती है ले जाने के लिए सक्रिय परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब जो शर्करा है वह बाहर करने तथा उस कोशिका तक पहुंचने के लिए जहां शर्करा ऊर्जा स्टार्च या सेलुलोज में बदली जाती है, ले जाने के लिए सक्रिय परिवहन की आवश्यकता होती है। जैसे ही शर्करा हटती है, जैसे ही शर्करा हटती है, परासरणी दाब घटता है और जल फ्लोएम से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो जैसे ही शर्करा हटती है परासरणी दाब घट जाता है और जल फ्लोएम से बाहर चला जाता है। ठीक है, इन बातों को अगर सारांश में कहा जाए तो सारांश में फ्लोएम शर्करा का परिवहन स्रोत से शुरू होता है। फ्लोएम शर्करा का परिवहन कहाँ शुरू होता है, स्रोत से शुरू होता है, जहाँ शर्कराओं को एक चालनी नलिका में सक्रिय परिवहन द्वारा लोड किया जाता है, लादा जाता है। ठीक है, तो सारांश में अगर बात समझा जाए तो फ्लोएम शर्कराओं का परिवहन जो है वह स्रोत से शुरू होता है, जहां शर्कराओं को एक चालनी नलिका में सक्रिय परिवहन द्वारा लादा जाता है। फ्लोएम की यह लदान, फ्लोएम की यह लोडिंग एक जल विभव प्रवणता की शुरुआत करता है। फ्लोएम की यह लदान एक जल विभव प्रवणता की शुरुआत करता है, जो कि फ्लोएम में सामूहिक प्रवाह को आसान बनाता है, सुगम बनाता है।
ठीक है। तो अगर सारांश में कहा जाए तो फ्लोएम शर्करा का परिवहन स्रोत से शुरू होता है, जहां शर्कराओं को एक चालनी नलिका में सक्रिय परिवहन द्वारा लादा जाता है। फ्लोएम की यह लदान जो है एक जल विभव प्रवणता की शुरुआत करता है, जो कि फ्लोएम में सामूहिक प्रवाह को सुगम बनाता है, आसान बनाता है। ठीक है। फ्लोएम ऊतक सीव ट्यूब कोशिकाओं अर्थात चालनी नलिका कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। फ्लोएम ऊतक जो है वह किससे बना होता है? चालनी नलिका कोशिकाओं से, सीव ट्यूब कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। जो लंबी स्तंभ की रचना करती है। फ्लोएम ऊतक सीव ट्यूब कोशिकाओं का बना होता है जो लंबी स्तंभ की रचना करता है, जिसके अंतिम भित्ति में छिद्र होता है, जिसे चालनी पट्टिका कहते हैं। ठीक है। तो फ्लोएम ऊतक जो है चालनी नलिका कोशिका से बना होता है, जो लंबी स्तंभ की रचना करता है, जिसके अंतिम भित्ति में छिद्र होता है, जिसे चालनी पट्टिका कहते हैं। कोशिका द्रव्य तंतु, जो कोशिका द्रव्य तंतु हैं, कोशिका द्रव्य तंतु चालनी पट्टिका के छिद्र में प्रवेशित होते हैं, प्रवेश करते हैं तथा सतत तंतु बनाते हैं। कोशिका द्रव्य तंतु जो हैं वे चालनी पट्टिका के छिद्र में प्रवेशित होते हैं तथा सतत तंतु बनाती हैं। जैसे ही द्रव्य स्थैतिक दबाव फ्लोएम के चालनी नलिका में बढ़ता है, दाब प्रवाह शुरू हो जाता है। ठीक है। जैसे ही द्रव स्थैतिक दबाव फ्लोएम की चालनी नलिका में बढ़ता है, दाब प्रवाह शुरू हो जाता है तथा द्रव फ्लोएम में चलन करता है। द्रव जो है, रस जो है, वह फ्लोएम में क्या करता है? मूवमेंट करने लगता है, चलन करने लगता है। इस बीच कुंड पर आने वाले शर्करा को, ठीक है, इस बीच कुंड पर आने वाले शर्करा को फ्लोएम से सक्रिय रूप से तथा शर्करा के रूप में बाहर किया जाता है। ठीक है। तो जैसे ही द्रव स्थैतिक दबाव फ्लोएम की चालनी नलिका में बढ़ता है, दाब प्रवाह शुरू हो जाता है तथा द्रव फ्लोएम में चलन करता है। इसी बीच कुंड पर आने वाले शर्करा को फ्लोएम से सक्रिय रूप से तथा शर्करा के रूप में बाहर किया जाता है। फ्लोएम में विलेय की क्षति से, फ्लोएम में विलेय की क्षति से एक उच्च जल विभव पैदा होता है। ठीक है। फ्लोएम से आप सक्रिय रूप से शर्करा के रूप में बाहर निकाल दे रहे हैं, जिसके कारण फ्लोएम में विलेय की क्षति से एक उच्च जल विभव पैदा होता है और पानी अंत में जाइलम के पास आ जाता है। ठीक है। तो फ्लोएम में विलेय की क्षति से एक उच्च जल विभव पैदा होता है और पानी अंत में जाइलम के पास आ जाता है। ठीक है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए, प्रयोग के द्वारा समझने के लिए एक साधारण प्रयोग जिसे गिडलिंग कहा जाता है, उसका प्रयोग भोजन के परिवहन में होने वाले ऊतक को पहचानने में किया गया है। ठीक है। तो भोजन के परिवहन के लिए कौन कौन से ऊतक जिम्मेदार होते हैं, उनको पहचानने के लिए एक साधारण प्रयोग है जिसे गिडलिंग कहा जाता है। एक साधारण प्रयोग जिसे गिडलिंग कहा जाता है, उसका प्रयोग भोजन के परिवहन में होने वाले ऊतक को पहचानने में किया गया। पेड़ के स्तंभ पर छाल का एक वलय फ्लोएम तक सावधानी पूर्वक हटाया जाता है। ठीक है। पेड़ के स्तंभ पर बाहर आप देखते हैं तो एक मोटी कवर होता है, छाल होता है, एक रिंग के रूप में। अगर आप उसको हटा दें चारों तरफ से, केवल बीच की डंडी रह जाए, बाहर का छाल हटा दें, तो इससे क्या होगा? इससे जो भी ऊपर से भोजन बन के आएगा वह नीचे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, अर्थात ऊपर वाला जो छाल है वो मोटा होने लगेगा वहाँ पे भोजन इकट्ठा होने के कारण, क्योंकि नीचे वाला ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा और नीचे वाले सिकुड़ने लगेंगे।
तो पेड़ के स्तंभ पर छाल का एक वलय रिंग फ्लोएम तक सावधानी पूर्वक हटाया जाता है। नीचे की तरफ अब भोजन की गति न होने के कारण वलय के ऊपर की छाल कुछ सप्ताह के बाद फूल जाती है। ठीक है, यह साधारण प्रयोग दर्शाता है कि फ्लोएम ऊतक भोजन के हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है तथा परिवहन की दिशा एक दिशीय है, अर्थात मूल की तरफ, जड़ की तरफ। इस प्रयोग को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो यह एक साधारण प्रयोग है गिल्डलिंग, जिसमें इस प्रयोग से भोजन के परिवहन में होने वाले ऊतक को पहचाना जाता है, पहचानने में किया गया है। इसके लिए पेड़ के छाल को जाइलम तक हटा दिया जाता है, जिससे जो भी भोजन बनता है वो ऊपर आके अंतिम छाल तक इकट्ठा हो जाता है। अंतिम छाल मोटा होने लगता है और नीचे वाला छाल सिकुड़ने लगते हैं। ठीक है, तो पेड़ के स्तंभ पर छाल का एक वलय रिंग फ्लोएम तक सावधानीपूर्वक हटाया जाता है। नीचे की तरफ अब भोजन की गति न होने के कारण वलय के ऊपर का छाल कुछ सप्ताह के बाद फूल जाता है। यह साधारण प्रयोग दर्शाता है कि फ्लोएम ऊतक जो है भोजन के हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है तथा परिवहन की दिशा एक दिशी होती है, अर्थात मूल की तरफ, जड़ की तरफ। इस प्रयोग को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका पौधों में परिवहन की अंतिम हेडिंग, जिसमें आपको बताया गया दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।